हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय पढ़ रहे होंगे। अभी तक जो हमने चर्चाएं की वो पॉलिटी विषय के जितने ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जितने टॉपिक थे, इसके अलावा 1919 1935 के अधिनियम से संभावित प्रश्न जो देखे थे। ठीक है, अब जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री, जितनी संसद, इनके ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा पद है, हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति है क्या। सबसे पहले इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं जो शासन व्यवस्था होती है, जो शासन प्रणाली है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था है। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अब संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था है क्या? अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध होता है वो निकट का संबंध होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है? निकट का संबंध होता है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। और इसी नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है या किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपको बेसिकली सभी के अनुच्छेद याद होने चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका पद किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, सीएजी का पद किस अनुच्छेद में। क्योंकि कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं एग्जाम में कि आपको मिलान करने के लिए दे देंगे या फिर कथन और कारण वाले प्रश्न बनेंगे जिसमें यह लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यदि आपको तीन कथन ऐसे दे दिए जिसमें अनुच्छेद नहीं है और चौथा कथन अनुच्छेद वाला दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये इस अनुच्छेद में है या नहीं, है ना। तो यही चीज है, इसलिए आपको अनुच्छेद भी अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 की, आर्टिकल 52 की, यही लिख देता हूं। अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? देश का एक राष्ट्रपति होगा या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बिल्कुल अनुच्छेद 52 का ही कथन बोला है मैंने अभी। इसके अलावा अगर कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, योग्यताओं को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, ये चीजें भी हमें देखना है। यदि हम अब बोर्ड पे ही चल लेते हैं, एक सेकेंड। यदि हम बात करें योग्यताओं की, तो अब ये देश का सर्वोच्च पद है। ठीक है, अब इसके लिए ये योग्यताएं नहीं देंगे कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए, इस टाइप की योग्यताएं नहीं होंगी, योग्यताएं नहीं होंगी। इसकी जो योग्यता होगी वो होगी, पहला, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का क्या होना जरूरी है? भारत का उसका नागरिक होना जरूरी है। कई किताबों में आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कि वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो, लेकिन ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। संविधान में जो अनुच्छेद 58 का कथन है वो यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कभी कभी पेपर सेटर या एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा वह मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, जबकि आपने पढ़ क्या रखा है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो सत्य है वो ये है, बाकी अगर कुछ भी आता है तो आपको सही करके आना है। अब दूसरी जो योग्यता है, दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब जो बारीकियां हैं उन पर हमें ध्यान देना है। बारीकियां क्या है कि इसमें जो चुनाव लड़ने की एज है, यानी कि 35 वर्ष लिखी हुई है वो दी गई है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है और दे दिया जाए 65 वर्ष, 66 वर्ष, 67 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सेवानिवृत्ति की आयु कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि 65 वर्ष है कि 67 वर्ष है, कितनी है, ये नहीं है। सिर्फ लिखा हुआ है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब जो तीसरी चीज है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
ठीक है, क्या रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब यहां फिर एक कंफ्यूजन वाली बात आई, लोकसभा का सदस्य नहीं, ऐसा नहीं आप ये सोच ले कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो यानी कि उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य के लिए है वो योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। कथन और कारण में ऐसा प्रश्न बन सकता है, या लिख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और उसमें आपको यह दे दिया जाएगा कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और आप इस बारीकी पर ध्यान भी नहीं देंगे और सीधे पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, यार ये कथन तो सत्य है क्योंकि मैंने ये किताब में पढ़ा है, जबकि वहां लिखा क्या हुआ है, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और जबकि असलियत में क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, उसको क्या, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। और जो लास्ट चौथी योग्यता, चार ही योग्यताएं लिखी हुई है कि कोई लाभ का पद ना लिए हो, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद संविधान में तो वर्णित नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में लाभ का पद क्या है ये नहीं लिखा हुआ है, ये जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई है कि कौन कौन सा व्यक्ति लाभ के पद पर आएगा और कौन कौन सा जो पद है वो लाभ के पद में नहीं आएगा। लेकिन अनुच्छेद 58 में ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो भी मंत्री होगा वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 58 में कि केंद्र सरकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो भी होगा वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने उस समय पर ये बिहार के राज्यपाल थे, इन्होंने बिहार के राज्यपाल से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। यदि ये बिहार के राज्यपाल से इस्तीफा ना भी देते तो भी ये क्या होते, ये राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं में आ रहे थे। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल दूं, अगर बात करूं 2012 की, प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम पर वित्त मंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो वो अगर वित्त मंत्री के पद से भी इस्तीफा ना देते, क्योंकि लिखा हुआ है केंद्र का मंत्री, राज्य का मंत्री, ये सभी लाभ के पद ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते हैं, अगर वो वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा ना भी देते तो क्या होते वो, तो भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते। ठीक है, तो ये सभी चीजें कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 58 में, अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लास्ट में लिखा हुआ है लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद की कोई ऐसी परिभाषा नहीं लिखी हुई है, लेकिन कौन कौन लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा वो चीज कहां लिखी हुई है, अनुच्छेद 58 में। इस चीज को याद, ये बारीकियों से ही प्रश्न बनेगा, जितनी ये बारीकियां है ना ये सीधे सीधे पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे हम कि ये तो सही लिखा है, जैसे मैंने लोकसभा वाला ही बताया। या फिर सेवा, अपन सोच लें कि यार जब पद धारण करने की आयु 35 वर्ष है तो इसके बाद इसकी सेवानिवृत्ति की भी आयु दी होगी, तो कोई भी ऐसी आयु नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कोर्स डिटेल है। कोर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स का एग्जाम या प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आई थी वो कब आई थी, वो आई थी 14 नवंबर को। इस बार 14 नवंबर तो निकल गया, लेकिन आगे आने की संभावनाएं बिल्कुल हैं, क्योंकि सीजीपीएससी और एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो लास्ट ईयर भी 12 जनवरी को एक साथ हुआ था, और लास्ट ईयर जाऊं तो भी लगभग आसपास ही हुआ था, और नोटिफिकेशन भी ऐसी आती है, ऐसे ही इस साल होने की भी संभावना है। तो आप बिल्कुल सचेत रहें, ऐसा नहीं है कि शादी में जा रहे हैं, एंगेजमेंट में जा रहे हैं तो पढ़ाई को छोड़ दे, कृपया पढ़ते रहें। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं, जो पेड कोर्स है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग एक फ्री कोर्स, प्रीमियम कोर्स कंटेंट वाला भी एक ऑप्शन आपको दे रखा है कि आप फ्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1 रुपए है। उसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा, उसमें एनसीईआरटी बुक्स भी मिल जाएंगी, इग्नू की जो किताबें हैं वो मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्मेट में जो हम लोग नोट्स फ्री दे रहे हैं वो मिल जाएंगे, साथ में लगभग 260 से 270 वीडियो लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई ऐसा कोर्स चाहिए जो पूरा हो, बिल्कुल आपको प्रीलिम्स और मेंस तक ले जाए, आपको आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करे, तो उसके लिए एक टॉप 100 का ग्रुप चल रहा है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। अभी 10,000 रुपए, फिर 15,000 वापस से हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज को जाके एक बार देख सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हैं, लेकिन जो टेस्ट मैं यहां सॉल्व करा रहा हूं या फैकल्टीज जो आपको ऑब्जेक्टिव्स वीडियो में दे रही है, वो एक तरह से आप डिस्क्रिप्शन वीडियो मान के चलिए। लेकिन अगर आपको टेस्ट लगाने हैं यही वाले एग्जाम के, वीडियो के पहले,
तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां ऑलरेडी ये टेस्ट डल गए हैं बिल्कुल फ्री में। अब चलते हैं प्रश्नों पे। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58 या फिर अनुच्छेद 54? अभी हम सारी चीजें समझ चुके हैं, मैं आपको लगभग सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। जो इसका उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? अनुच्छेद 52। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 52। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से? किस तरह से होता है? देश हमारा गणतंत्रात्मक है, जाहिर सी बात है निर्वाचित होके ही राष्ट्रपति बनेगा, यानी कि निर्वाचन होगा, लेकिन निर्वाचन की भी दो पद्धतियां हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक अप्रत्यक्ष। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से। इसका हम नाम भी देखेंगे आगे। नाम जब तक आप कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति से होता है, उसका प्रॉपर नाम बताना बिल्कुल सही, ठीक है? क्योंकि नाम तो सबको पता है, लेकिन आड़े सीधे आधे पूरे ऐसे पता है, पूरा नहीं पता किसी को। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल राष्ट्रपति से कोई भी टॉपिक बने आपका, आप भले ही एक प्रश्न को 2 मिनट दो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये है तो बहुत सरल टॉपिक, लेकिन इसमें जो शब्दावली है, इसमें जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले। अगर आप सीधे सीधे पढ़ के निकल जाएंगे, जाहिर सी बात है आप गलत करके आएंगे। जैसे लिखा हुआ है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इनमें कौन कौन से शामिल हैं निर्वाचक मंडल में या निर्वाचन मंडल में? देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साफ लिखा हुआ है निर्वाचित सदस्य, यानी कि इसका इशारा यह है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? उसका भी रीजन है, क्योंकि मनोनीत कौन करेगा सदन में? राष्ट्रपति करेगा। फिर ये क्या होगा? हितों के बीच टकराव होगा, नेचुरल जस्टिस, ठीक है, उसका उल्लंघन एक तरह से मान ले हम। इसीलिए जो मनोनीत करता है, राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है सदस्यों को, तो वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, साफ लिखा हुआ है, इस शब्द पर आपको जोड़ देना है, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। अगला है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब भारत में कितने राज्यों में विधान मंडल है, सॉरी विधान परिषद है, या विधानमंडल भी बोल दो। भारत के लगभग 7 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा यानी कि विधानमंडल है। और यहां लिखा हुआ है विधानमंडल, तो यानी कि सिर्फ विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ना कि विधानमंडलों, क्योंकि विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा भी आती है और विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद भी आती है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इनने विधान परिषद की ओर संकेत किया है, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगला लिखा हुआ है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि विधान परिषद के तो नहीं लेंगे, लेकिन विधानसभा के लेंगे, बिल्कुल सही है। हमने क्या देखा अभी? पहला ए नंबर का देखा, यानी कि 1 और 3। अब चौथा देखते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है, राइट है, ठीक है। इसको भी बाद में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया ये मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा, सॉरी आप कमेंट करके बताओगे। अब एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं। ऑप्शन है, पहला है 1, 2, 3 सही है, दूसरा 1 या 3 सही है, तीसरा 1, 2 और 4 सही है, चौथा 1, 3, 4 सही है। इतने अच्छे से समझा दिया। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए।
मैंने बताया तीसरे बस को छोड़ना है, यानी कि पहला भी होगा, दूसरा भी होगा और चौथा भी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा बात करें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब चलें अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति को लगभग हम 4 से 5 वीडियो में इसके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, और अगर लगा कि 4 से 5 वीडियो में फिर भी कवर नहीं कर रहे हैं तो एक वीडियो में 20 प्रश्न लेके आ जाएंगे, 10 की जगह 20 प्रश्न। ये देखो फ्री कंटेंट का पीटी फैक्ट सीरीज इसमें डली हुई है, यानी कि प्रीलिम्स के जो फैक्ट हैं आपके वो मिल जाएंगे। आनंद सर के जो लाइव हैं वो आपको, प्रीलिम्स की फ्री टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताई, एनसीईआरटी बुक, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस आपको जाना है और देखना है। अगर मैं आपको अपने एप्लीकेशन की रैंकिंग बताऊं, एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं जो प्ले स्टोर पर, उनमें से जो रैंकिंग चल रही है वो लगभग हम लोग 44 नंबर पे, यानी कि टॉप 50 में बने हुए हैं अभी भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन से हैं? अभी हम ऊपर ही पढ़ के चले आ रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ। दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, या फिर चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा पुडुचेरी। ठीक है, आप जितने आराम से, जितने सहूलियत के साथ प्रश्न पढ़ेंगे, जितने अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ये मान लीजिए आप उतने ही ज्यादा क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं। और जितनी हड़बड़ी में प्रश्न पढ़ेंगे कि टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो टाइम तो नहीं निकलेगा लेकिन प्रश्न जरूर आपके गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? निर्वाचक मंडल में है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। देखिए निर्वाचित लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर कि निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो राज्य विधान परिषदों के भी निर्वाचित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। जो इसका सही उत्तर होगा, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगर यहां लिख देते लोकसभा के मनोनीत सदस्य तो क्या सही होता? बिल्कुल सही नहीं होता, वो भी गलत होता, यानी कि फिर इसके 2 उत्तर गलत हो जाते। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन यानी अनुमोदन किया जाना चाहिए कम से कम कितने व्यक्तियों द्वारा? 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, या फिर 15 निर्वाचकों द्वारा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें सही ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, वो 50 होना चाहिए, यानी कि 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए? 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए। लेकिन वो 50 और 50 अलग अलग, ऐसा नहीं कि वही अनुमोदन कर रहे हैं और वही प्रस्तावक बन जाएं। प्रस्तावक अलग होंगे और अनुमोदक अलग होंगे, बिल्कुल, यानी कि 100 सदस्य होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी या ये टेस्ट मिलेगा तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ मिलेगा यहां पर 50, 5 की जगह 50 कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हमने पढ़ी उनमें से कौन सी योग्यता नहीं है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। इसके अलावा पढ़ा लिखा हो, ये भी हमने देखा, अनुच्छेद 58 में ये भी लिखा हुआ है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि वही लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या बोला था? कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। दोनों ही चीजें अलग अलग है, जल्दबाजी में नहीं कि लोकसभा के सदस्य हो, आपने ये पढ़ लिया, और जबकि लिखा क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा देखा और आगे बढ़ गए।
तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो ऐसा कहीं नहीं लिखा अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में जो 4 चीजें लिखी हुई हैं वो हमने पहले ही देख ली थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं लिखा वह भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। दोबारा क्यों रिपीट करें? क्योंकि आपको याद हो जाए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष के अलावा जो लिखी हुई है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद धारण ना किया। और लाभ के पद के अंतर्गत बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं वो नहीं आएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। बिल्कुल छोटा सा अंतर है, बिल्कुल छोटी सी गलती है। अब आप समझ लीजिए इसमें क्या गलती है और किस ऑप्शन में गलती है, ठीक है। फिर नीचे जो कूट दिए हुए हैं या नीचे जो आंसर दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है, या फिर 1 और 3 सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, या फिर उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है उसे अच्छे से पढ़ो। उसे भारत का जन्मा नागरिक, जबकि वहां क्या लिखा हुआ है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्मा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत होगा। इसके जो सही उत्तर होंगे बी एवं सी, यानी कि 2 एवं 3। यहां फिर ऑप्शन में मिस्टेक है, 2 एवं 3 कर लीजिएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहां 1 सही लिखा हुआ है, वहां लिख लीजिएगा 1 गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी ये सही होके आपको मिल जाएगा। ये देखिए टॉप 100 का फिर से एक फोन बना आ गया। इसमें पेपर 1 में 158 वीडियोस हैं, पेपर 2 में 143, पेपर 3 में ऑलमोस्ट जो यूनिट 7 है वो ओवरऑल कवर होने वाली है। यूनिट 8 एनर्जी वाली जो है वो पूरी तरह से कवर हो गई है। तो आप जाएं और देखें, जितनी मेहनत टीचर्स फैकल्टीज यहां पर कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन आएंगे वो कथन और कारण वाले ज्यादा बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? या सही कथन को चाटिए या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्योंकि अनुच्छेद वाले प्रश्न तो कम आएंगे लेकिन ये वाले ज्यादा रहेंगे। लिखा हुआ है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो सकता है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आर्टिकल 57, ठीक है, अनुच्छेद 57। इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 57। अब चलें अगले प्रश्न पे। आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम पड़ाव। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तारीख से, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। निर्वाचित नहीं है, निर्वाचन कर लेना, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। छोड़ दूं तो कल के वीडियो में बता दूंगा, या फिर अगर अभी ही जानना है तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा सी, अपने पद ग्रहण की दिन से, ना कि निर्वाचन की तारीख से या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। तो आज के 10 प्रश्न हुए यहीं पर समाप्त। अब हम चलते हैं, और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो उसमें जितनी भी एकेडमी की इन्फॉर्मेशन है @रक्षा एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और अगर फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है जितना आप पैसों में भी नहीं पढ़ पाएंगे। 250 वीडियो लेक्चर्स बहुत ज्यादा कहलाते हैं, यानी कि अगर बात करें तो लगभग अगर एक दिन में एक वीडियो लेक्चर या 2 दिन में एक वीडियो लेक्चर देखा तो आपको 2 महीने लग जाएंगे सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़ने में, ठीक है। तो धन्यवाद।